हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उधम सिंह नगर जनपद। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। उधम सिंह नगर जनपद जिसका गठन होता 1995 में। कब होता है? 1995 में, नैनीताल से काटकर। नैनीताल। यदि आपसे पूछते हैं कि उधम सिंह जो नगर है उसका जो गठन है वो किस जिले से काट कर किया जाता है, तो नैनीताल से काटकर 1995 में उधम सिंह नगर अलग से जनपद बनाया जाता है। यदि हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर का जो गठन है ये 30 सितंबर, तो महीना भी याद रखना आप लोग, 30 सितंबर 1995। 30 सितंबर 1995 में उधम सिंह नगर का गठन होता है। उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर है। उधम सिंह नगर का जो नाम है वो जनरल डायर को मारने वाले सरदार उधम सिंह के नाम पर रखा गया, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और जो समय हमारे यहाँ पर जनरल होता वो होते जनरल डायर। वे क्या करते हैं, देश के अंदर मार्शल लॉ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। और इस बात की जानकारी जनता को बिल्कुल भी नहीं थी। जो बाग में उत्सव मना रही थी जनता, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि देश के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ। और भीड़ को देखकर जो जनरल डायर था, जनरल डायर भीड़ देखकर अपने साथ में 200 सिपाही लेकर जाता। 200 सिपाही। और जो जलियांवाला बाग के मुख्य दरवाजे होते हैं, मुख्य द्वार होते हैं, उन्हें बंद कर देता। आने जाने के जितने भी रास्ते होते हैं जलियांवाला बाग के मुख्य मार्ग होते हैं उन्हें बंद कर देता। और निहत्ती जनता पर गोली चलाने का आदेश दे देता। निहत्ती जनता पर गोली चलाने का आदेश दे देता। और ये अंधाधुंध फायरिंग करते जनता के ऊपर, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, ये किसी को देखते हैं कि किसकी कितनी एज है। बुजुर्ग भी, महिलाएं भी और छोटे छोटे बच्चे भी, लगभग 8-8 महीने के बच्चों को भी ये क्या कर देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। और इसमें लगभग सैकड़ों लोग, इस घटना में सैकड़ों लोग की मृत्यु होती है और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इसमें सैकड़ों लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है और हजारों लोग क्या करते हैं, इसमें घायल हो जाते हैं। और इसे भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इसी के हत्यारे को, जो जलियांवाला बाग को अंजाम देता है जनरल डायर, उसी को मारने के लिए उधम सिंह, जो सरदार उधम सिंह होते हैं, वे क्या करते हैं, 1940 में लंदन में जाकर इसको गोली मार देते हैं जनरल डायर पर। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा। तो सरदार उधम सिंह के नाम पर ही इनका नाम पड़ा। सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर को गोली मारी थी। यदि पूछ जाए कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी है, तो ये मारी है 13 मार्च 1940 को। कब मारी है? 13 मार्च 1940 को इसे गोली मार दी जाती है। और 13 जुलाई 1940 में सरदार उधम सिंह
को फांसी दे दी जाती है। इस कांड के कारण जब जनरल डायर को गोली मार दी गई तो इसी के कारण इन 13 मार्च को मारेगा जनरल डायर को, और 13 जुलाई 1940 में उधम सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में कि जो उधम सिंह उसको फांसी की सजा कब दी गई, तो कब दी जाती है 13 जुलाई 1940 में फांसी की सजा दी जाती है। 1588 में रुद्रपुर, जो रुद्रपुर परगना होता वे क्या करते हैं, राजा अकबर चंद राजा रुद्रचंद को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। तो याद रखना, तो इसलिए पूछा जाता जो रुद्रपुर हो उसकी जो स्थापना ना रुद्रचंद करते हैं। ये पूछा जाएगा कि रुद्रपुर की स्थापना किसने की है, तो रुद्रचंद ने की है। और इसे सौंपते कौन है, अकबर सौंपते हैं 1588 में इस क्षेत्र को। नेक्स्ट आता उधम सिंह नगर की भौगोलिक स्थिति। यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 2542, कितना क्षेत्रफल है, 2542 इसका क्षेत्रफल है। और उधम सिंह नगर की सीमा 2 जिलों से लगती है। आप लोगों से पूछा जाएगा उधम सिंह नगर की जो सीमा वो उत्तराखंड के अन्य कितने जिलों से लगती है, तो ये 2 जिलों से लगती है, एक नैनीताल और एक चंपावत से। और यदि देश की बात करें जाए किस देश से लगती है, तो देश से लगती है नेपाल से। किससे लगती है, नेपाल से सीमा लगती है। यदि हम बात करते हैं मैप की, तो मैप में उत्तर में, इसके उत्तर में नैनीताल, उत्तर में क्या है, नैनीताल। और यदि पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में चंपावत है, पूर्व में क्या है, चंपावत। और यहाँ के हिस्से में नेपाल लगता है हिस्सा, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा दक्षिण वाला यहाँ से उत्तर प्रदेश लगता है, और जो पश्चिम वाला हिस्सा यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश लगता है। यदि पूछ जाए कि उधम सिंह नगर की सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है, तो उधम सिंह नगर की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ये वाला जो सारा हिस्सा है ना उधम सिंह नगर कैसा, यूपी से सटा हुआ सारा का सारा। एक बार फिर से यदि आपसे पूछ जाए कि उधम सिंह नगर की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, किस राज्य से लगती है, तो किससे लगती है, वो उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में नैनीताल, पूर्व में चंपावत और नेपाल से भी सीमा लगती है। यदि बात करते हैं इसका जो अधिकतर क्षेत्र है ना वो तराई क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है, जहां पर जब नदी विलुप्त हो जाती है, यानी कि पहाड़ों से आते आते जिस क्षेत्र में आकर ना नदियां विलुप्त हो जाती है, ठीक है, और कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हरिद्वार का एरिया तराई क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आता है उधम सिंह नगर का प्रशासनिक ढांचा। यदि हम प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है जनसंख्या। यदि हम जनसंख्या की बात करो तो इसके अंदर 16,48,902 व्यक्ति रहते हैं। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इसका जनसंख्या घनत्व 649, कितना, 649। फिर आता है लिंग अनुपात। यदि लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 920 इसका लिंग अनुपात है। फिर आता है साक्षरता दर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला जिसकी साक्षरता दर न्यूनतम है, तो 2011 के अनुसार, जो 2011 के आंकड़े उसके अनुसार इसकी साक्षरता दर सबसे न्यूनतम उत्तराखंड में सबसे न्यूनतम दर है इसकी साक्षरता दर। ये आप मैप देख सकते हो। मैप में ये उधम सिंह नगर है। यदि उधम सिंह नगर की हम बात करते हैं तो देखो उधम सिंह नगर की जो सीमा वो किससे लगती है, नैनीताल से लगती है। और दूसरा जो जनपद है वो क्या है, चंपावत है। और चंपावत के बाद यहाँ पर नेपाल से लगती है, नैनीताल से लगती है, चंपावत से लगती है, और किससे लगती है, नेपाल से। और यहाँ से देखते हैं, यदि हम देखते हैं ये वाला हिस्सा सारा का सारा बिजनौर यूपी में, मुरादाबाद यूपी, रामपुर यूपी, बरेली यूपी और पीलीभीत यूपी, यानी कि ये सारा का सारा जो हिस्सा है यहाँ का सटा सारा का सारा किससे लगता है, यूपी से। तो उधम सिंह जो नगर है वो सर्वाधिक सीमा साझा किसके साथ करता है, यूपी से करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये इसकी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जसपुरा, काशीपुरा, बाजपुरा। यदि बाजपुर विधानसभा की बात करते हैं तो SC के लिए आरक्षित है।
आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो बाजपुर, कौन सी है, बाजपुर विधानसभा सीट। ये गदरपुरा, ये रुद्रपुरा, ये किच्छाहा, ये सितारगंज है यहाँ पे, और ये नानकमत्ता। यहाँ से ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से। जो नानकमत्ता उधम सिंह नगर की जो नानकमत्ता सीट है विधानसभा, ये एसटी के लिए आरक्षित है। इसके लिए एसटी के लिए 2 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। टोटल 9 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा कि उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो हो जाएगी बाजपुर। कौन सी हो जाएगी? बाजपुर। यदि आपसे पूछा जाए कि उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आपका आंसर हो जाएगा नानकमत्ता। क्या हो जाएगा? नानकमत्ता। नेक्स्ट आता है महिला साक्षरता दर। यदि महिला साक्षरता दर की बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, तो उसकी 66.79% महिला साक्षरता है, और यह उत्तराखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। महिला साक्षरता वाला जिला है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो उधम सिंह नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। यदि पूछा जाए सर्वाधिक उत्तराखंड का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो हो जाएगा देहरादून। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। तो आपको यहाँ से ये सभी फैक्ट याद रखने, इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम से मिला 100% बिल्कुल। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलना ही मिलना। अच्छी तरीके से आपको ये फैक्ट याद रखने। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। और यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता में नंबर 1 तो देहरादून है। और यदि पुरुष साक्षरता क्या था कि पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक कौन है, तो ये रुद्रप्रयाग। और यदि कहते हैं कि पुरुष साक्षरता में सबसे कम कौन है, उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार की पुरुष साक्षरता दर कम है। तो दोनों ही 2 यहाँ पे मैदानी जिले हैं उत्तराखंड के, और दोनों में याद रखना महिला साक्षरता दर उधम सिंह नगर होगा, और दूसरा आप लोगों का हरिद्वार और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। ये दोनों ही, एक पुरुष में एक महिला में। तो यहाँ से आपको एक फैक्ट गारंटेड बिल्कुल एग्जाम्स में छपेगा, लिख कर ले लो, ये छप गया बिल्कुल एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर इसकी 81%। नेक्स्ट आता विधानसभा सीट। यदि विधानसभा सीट की बात करते हैं तो इसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 9। और इसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं। यही आपको याद करनी है, और विधानसभा सीटों की आपको आवश्यकता नहीं है। बाजपुर विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। तो याद रखना आप लोगों को, ये पूछ लिया जाएगा उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो बाजपुर। और यदि हम बात करते हैं नानकमत्ता, ये एसटी के लिए आरक्षित है। तो दोनों ही विधानसभा आपको याद रखनी है। एसटी के लिए आरक्षित है नानकमत्ता, एससी के लिए बाजपुर। नेक्स्ट आता विकासखंड। इसके अंदर 7 विकासखंड ब्लॉक यानी कि, तो आता तहसीलें 8 तहसीलें इसमें। नेक्स्ट आता नगर निगम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नगर निगम की यदि बात करते हैं तो 2 नगर निगम और एक है इसमें काशीपुर, दूसरा रुद्रपुर। यदि बात करते हैं ना नगर निगम कब घोषित किया गया? 2013 में। कब किया गया? 2013 में। तो आप लोगों से यही क्वेश्चन बनाना है यहाँ से कि काशीपुर को नगर निगम कब घोषित किया गया? 2013 में। या पूछा जाएगा कि रुद्रपुर को नगर निगम कब घोषित किया गया? 2013 में। तो 2013 में दोनों को नगर निगम घोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा दशकीय वृद्धि दर। यदि दशकीय वृद्धि दर की बात करते हो तो 33.45%।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जिला जिसकी दशकीय वृद्धि दर 2011 से 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक रही है, तो वो रही है उधम सिंह नगर की। यह सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, यह सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है उत्तराखंड का। तो कितनी रही है इसकी? 33.45% दशकीय वृद्धि दर रही है इसकी सर्वाधिक। नेक्स्ट आता उधम सिंह नगर के प्रमुख पर्यटक स्थल, यानी कि जो प्रमुख स्थल है, सबसे पहला आता काशीपुर। काशीपुर की यदि बात करते हैं स्थापना की, तो बद्रीदत्त पांडे मानते हैं कि जो काशीपुर की स्थापना वो 1639 में हुई है। कब हुई है? 1639। फैक्ट अच्छी तरीके से सुनना। बद्रीदत्त पांडे जो इतिहासकार है वे मानते हैं कि जो इसकी स्थापना 1639 में हुई है, जबकि जो एटकिसन और कनिंगम, दो व्यक्ति कनिंगम और एटकिसन दोनों ही ये मानते हैं कि जो काशीपुर की स्थापना वह 1718 में की गई। 1718 ईस्वी में काशीपुर की स्थापना को भी एटकिसन और कनिंगम के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 में की गई है। और ये देवीचंद की जो अनुयायी है, देवीचंद के अनुयायी ये काशीनाथ ने की थी। किसने की थी? काशीनाथ ने की थी। एक बार फिर से यदि आपसे पूछा जाए बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई हो, तो 1639। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कनिंगम या एटकिसन के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई है, तो कब हुई है? 1718 में हुई है। और की किसने? देवीचंद के अनुयायी काशीनाथ ने की है। इसीलिए इसका नाम काशीपुर रखेगा, इन्हीं के नाम पर। क्या रखेगा? काशीपुर। नेक्स्ट देखते हैं। काशीपुर ढेला नदी पर, किस नदी पर? ढेला नदी पर बसा हुआ है। आप लोगों से पूछा जाए काशीपुर कौन सी नदी पर बसा है, तो ढेला नदी पर बसा हुआ है। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाण, प्राचीन नाम क्या है? गोविसाण या उज्जैनी नगरी है। तो दो नाम ध्यान रखना, काशीपुर के प्राचीन नाम गोविसाण और दूसरा उज्जैनी नगरी। 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया था। यदि आपसे पूछा जाए कि जो काशीपुर राज्य है अंग्रेजों को कब सौंपेगा, तो सौंपेगा 1801 में। कब सौंप देगा? 1801 में। किसने सौंपा है? शिवलाल ने। नेक्स्ट आता 1872 में। 1872 में काशीपुर है ये नगर पालिका बनता अंग्रेजों के शासन में। इसके शासन में, अंग्रेजों के शासन में ये नगर पालिका बनता। जबकि 2013 में आज़ादी के बाद में जो काशीपुर है इसे नगर निगम बना जाता है। क्या बना जाता है? नगर निगम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या बना जाता है? नगर निगम बना जाता है। यदि पूछे जाए नगर निगम कब बना? 2013 में। और यदि पूछे जाए कि नगर पालिका कब बना, तो ये कब बना था? 1872 में अंग्रेजों के समय। नेक्स्ट आता उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती जो मिल है वो काशीपुर में स्थित है। ये भी फैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम से बनता है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में, उधम सिंह नगर काशीपुर में। नेक्स्ट आता पंतनगर शहर। और यदि हम पंतनगर की बात करते हैं तो पंतनगर सिर्फ एक ही फैक्ट बहुत ज्यादा यहाँ से बार बार बनता कि कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये कहाँ पंतनगर में स्थापित किया गया, कब किया गया? 1960 में। एक बार फिर से भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थापित किया गया 1960 में। और ये किसके द्वारा? पंडित नेहरू द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 17 नवंबर 1960 को पंडित नेहरू जी द्वारा पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है। 1972 में कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत रख दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना आप लोगों को। रुद्रपुर, यदि हम रुद्रपुर की बात करते हैं तो यह उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। यदि आपसे पूछा जाए उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय कहाँ से, हेडक्वार्टर्स कहाँ से है, तो ये हो जाएगा रुद्रपुर। क्या हो जाएगा? रुद्रपुर हो जाएगा।
और रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। एक बार फिर से, रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम बोक्साड, जहाँ बोक्साड, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक बोक्सा जनजाति रहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को बोक्साड बोलेगा। रुद्रपुर कल्याणी नदी, रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था काशीपुर, काशीपुर कौन सी नदी के तट पर था? ढेला नदी के, और एक इस पर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में स्थित है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों का, ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रुद्रपुर में स्थित है। 1837 में रुद्रपुर को रुहेलखंड में शामिल किया जाता। आप लोगों से पूछा जाएगा कि रुद्रपुर को रुहेलखंड में कब शामिल किया गया? तो ये किया जाता 1837 में। और 1891 में रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया जाता। याद रखना आप लोगों को, यदि पूछा जाए कि रुद्रपुर को नैनीताल में कब शामिल किया गया? 1891 में रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया जाता। और 1886 में पहली बार रुद्रपुर में रेल सेवा की शुरुआत होती है, रेल सेवा की शुरुआत होती है। और 1984 में जब प्रधानमंत्री 1984 में प्रधानमंत्री कौन थी देश की? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है। तो जो सिख लोग होते हैं वे क्या करते हैं? उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्रों में आकर शरण लेते हैं। एक बार फिर से 1984 में यदि पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब लॉन्च किया गया, तो इंदिरा गांधी करती है 1984 में। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो अमृतसर जिला होता है उसमें क्या होता है, उस समय ऐसा माना जाता है कि उस अड्डा बना रखा था लोगों ने हथियार रखने का, ठीक है। और इसी के खिलाफ में उसकी जांच के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला जाता है, जिस कारण जो सिख लोग होते हैं ना, वो इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में थोड़े दिनों बाद में इंदिरा गांधी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है इसी ऑपरेशन के कारण, ठीक है। जो सिख लोग होते हैं वे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सिख लोगों को वहां से स्थान छोड़ कर जाना पड़ता है और वे तराई क्षेत्रों में आकर बसते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आता 2013 में जो रुद्रपुर होता है इसे नगर निगम बनाया जाता है। 2013 में इसे क्या बनाया जाता है? नगर निगम। नेक्स्ट आता उधम सिंह नगर के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला था बाल सुंदरी देवी मंदिर, और ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। बाल सुंदरी देवी मंदिर कहाँ पर? उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और इस मंदिर को जवालपा देवी मंदिर या उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसी मंदिर में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इसी मंदिर में चैती मेला लगता है। क्या लगता है? चैती मेला। एक बार फिर से आप लोगों से सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि चैती मेला उधम सिंह नगर के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? ये लगता है बाल सुंदरी देवी मंदिर में। इसमें लगता है बाल सुंदरी देवी मंदिर में चैती मेला लगता है। यही फैक्ट सबसे ज्यादा यहाँ से आने वाला है, ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आता नानक मत्ता साहिब। नानक मत्ता साहिब, यदि नानक मत्ता साहिब की हम बात करते हैं तो सिखों का एक पवित्र स्थल है। इसका सिखों का यह एक पवित्र स्थल है और इसका पुराना नाम बक्सी है। नानक मत्ता साहिब था, उसका जो पुराना नाम था बक्सी था। क्या था? बक्सी। यहाँ पे थोड़ी सी टाइप में मिस्टेक है। यदि आपसे पूछेगा नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था बक्सी। यह उधम सिंह नगर के खटीमा में कहाँ पर स्थित है? खटीमा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता जो नानक मत्ता साहिब, ये देहोवा नदी के तट पर स्थित है और इसी नदी की देहोवा नदी के तट पर ही नानक सागर बांध स्थित है। नानक सागर बांध बना हुआ। नेक्स्ट आता चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर, यह मंदिर काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है। तो आपको
मेन फैक्ट याद रखना है कि चामुंडा देवी मंदिर कहाँ से है, काशीपुर में। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ से है, काशीपुर में है। और चामुंडा देवी मंदिर का जो निर्माण है वो चंद शासकों ने किया। आपसे यहाँ से यही पूछा जाएगा कि चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने किया, किस शासकों ने किया, तो चंद शासकों ने किया। और चामुंडा देवी मंदिर के पास में गिरिताल झील स्थित है। नेक्स्ट आता अटरिया देवी मंदिर। नेक्स्ट क्या, अटरिया देवी मंदिर। आप लोगों से ये पूछा जाएगा अटरिया देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो उधम सिंह नगर यदि पूछा जाए, या फिर आप लोगों को कहाँ पूछा जाएगा, रुद्रपुर। कहाँ पे स्थित है, रुद्रपुर में स्थित है। और इस मंदिर में नवरात्रि को अटरिया मेला भी लगता है। कौन सा मेला, अटरिया मेला। फिर आता प्रमुख मेला। यदि मेले की बात करते हैं तो चैती मेला सबसे प्रमुख है। उधम सिंह नगर का सबसे जो प्रमुख मेला है वो चैती मेला है। और यह मेला काशीपुर में, यह मेला काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर में लगता है। किसमें लगता है, बाल सुंदरी देवी मंदिर में क्या जाता है। बाल सुंदरी जो देवी है वह चंद राजाओं की क्या थी, कुल देवी थी। बाल सुंदरी जो देवी है वो चंद राजाओं की क्या थी, कुल देवी थी। और चैती मेले में बोक्सा जनजाति, चैती मेले में बोक्सा जनजाति बहुत बढ़ चढ़ कर क्या लेती है, हिस्सा लेती है। और प्राचीन समय में चैती मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय किया जाता था। तो आप लोगों से ये भी फैक्ट पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किस मेले में प्राचीन समय में घोड़ों का क्रय और विक्रय किया जाता था। तो ये था चैती मेला। कौन सा मेला, चैती मेला। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।